नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बाहरी व्यक्तियों पर रोक, भूमि खरीद फरोख्त। उत्तराखंड की धामी सरकार पहाड़ की जमीन को बचाने के लिए सख्त भू कानून बनाने के साथ ही भू कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में जुट गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने भू कानून का उल्लंघन करने वालों को नोटिस भेजने भी शुरू कर दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक के बाद एक भू कानून को ताक पर रखने के 430 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सभी मामलों में जिलाधिकारियों ने नोटिस जारी कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है और इसके तहत सबसे ज्यादा 196 मामले देहरादून में सामने आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 64 मामलों में नैनीताल में नोटिस जारी कर केस दर्ज हुए हैं। बता दें कि शासन के निर्देश के बाद जिले में बाहरी लोगों के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने के मामले की जांच शुरू की गई है। जिले में हफ्ते भर में करीब 254 मामलों की जांच की गई है, जिसमें 64 मामलों में भू कानून उल्लंघन की बात सामने आई है। जांच में कहीं कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि मिली, कहीं व्यावसायिक उपयोग के लिए खरीदी जमीन बंजर पाई गई है। कई हेक्टेयर जमीन खरीदकर उसका गलत उपयोग करने के मामले भी खूब सारे सामने आए हैं, जबकि कई जगहों पर कृषि भूमि खरीदकर उस पर रिजॉर्ट तक तैयार कर दिए गए हैं। बताते चलें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून के ड्राफ्ट को लाने का दावा किया था और इस बीच सख्त भू कानून को लेकर गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। इसमें भू कानून को लेकर बनाई गई समिति के सदस्यों के समेत पूर्व IAS अधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा भी की गई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने नोटिस जारी कर कमीशनखोरी के बढ़ने की संभावना जताई है और साथ ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की है। इसी पर होगी आज बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग के बीच धामी सरकार ने पहाड़ की जमीन को बचाने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने भू कानून का उल्लंघन करने वालों को नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में 430 से अधिक भू कानून उल्लंघन के मामले सामने आ चुके हैं। सभी मामलों में जिलाधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सबसे अधिक मामले देहरादून में सामने आए हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इस नोटिस के पीछे कमीशन खोरी के बढ़ने और सेलेक्टिव राजनीति के बढ़ने की संभावना जताई है। देखिए, प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की ज़मीनों की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियाँ अर्जित की हैं। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे नेता हैं, जिनके पास उत्तराखंड की बेतहाशा ज़मीनें हैं, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही है। देखिए, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि सिलेक्टिव इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि आप विपक्षी दल के लोगों को या आम जनता को परेशान करने का काम करें। जैसे आपने बुलडोज़र प्रथा में अपनाया, आपने गांव के लोगों की दुकानें तोड़ दी और यहाँ आपने वोट बैंक देखा, आपने जो है लॉलीपॉप का कर दिया बुलडोज़र चलाने के बजाय। तो ये आपकी सिलेक्टिव अप्रोच थी कि आपने जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनकी दुकानों में तो तोड़फोड़ कर दी, लेकिन अब जो है आप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वैसे ही ये जो ज़मीनों की खुर्द-बुर्द करने के मामले में आपने नोटिस दिए हैं, इसमें आपकी सिलेक्टिव अप्रोच या पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस दिन कांग्रेस आत्ममंथन करेगी, 10 साल उनकी सरकार रही, आज वो भू कानून के लिए चिल्ला रहे हैं।
हम तो ये कह रहे हैं कि आपने पैरोकारी क्यों नहीं करी, सख्त कानून आप पैदा कर लेते, आप बना देते तो आज कहने की ज़रूरत नहीं है। केवल राजनीतिक मुद्दा है, पर जबकि माननीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए एक सख्त भू कानून, जिस तरह उनकी नीयत है कि अधिकारियों से, रिटायर्ड अधिकारियों से, तमाम उन लोगों से बैठक करके वो विचार विमर्श कर रहे हैं, आम जनता से कर रहे हैं, तो उनकी नीयत पर शंका जाहिर करना ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। कांग्रेस को अपने आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए कि आप भी इस प्रदेश में 24 सालों में 10 साल आपका भी राज रहा, आपने क्यों नहीं कदम उठाया। आपको बता दें कि धामी सरकार सशक्त भू कानून के ड्राफ्ट पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए गैरसैंण में अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। वहीं मुख्यमंत्री अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून के ड्राफ्ट को लाने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने ही राज्य के सशक्त भू कानून को कमजोर किया है। कांग्रेस का आरोप है कि त्रिवेंद्र सिंह और धामी सरकार के राज में राज्य के भू कानून को कमजोर किया गया। बता दें कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसके पीछे पहाड़ों में उद्योगों की स्थापित करना बताया गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कानून बनने से दुरुस्त क्षेत्रों का विकास प्रभावित न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा है, देखिए, अगर उससे राज्य का विकास उसमें दिखाई देता है तो लाना चाहिए, और अगर उससे नुकसान होता है तो कानून तो फायदा पहुंचाने के लिए होता है। कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो उत्तराखंड के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां पर भी विकास पहुंच सके। उत्तराखंड राज्य इसीलिए बना है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भैया, भू कानून का सारा जो बेड़ा गर्क करने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह जी ने उसमें अग्नि लगाई थी और घी डालने का काम तीरथ सिंह जी ने और पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। आज भू कानून सारा एनडी तिवारी की सरकार के द्वारा बनाया गया भू कानून, उसको आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अब आप आंसू बहा रहे हो घड़ियाली कि हम भू कानून पे कोई निर्णय नहीं। आप कैसे देखिए, सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने भू कानून पर भी ड्राफ्ट तैयार किया है, कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है। अब उस पर चर्चा होकर आगे बढ़ रहा है। और मैंने जब आज मीडिया में देखा, कल जो मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली तो उसमें एक बहुत अच्छी बात ये की उन्होंने कि बंदोबस्त की बात की है कि अगर हमको भू कानून को सख्त करना है और उसको सही मायने में अगर लागू करना है तो उसके लिए बंदोबस्त पहली सीढ़ी है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और कल जिस प्रकार गैरसैंण में बैठकर पलायन पर और भू कानून पर चर्चा हुई है, तो पहली बात तो पूरे प्रदेश की जनता को इसका स्वागत करना चाहिए कि हम पहाड़ के सरोकारों के लिए पहाड़ पर बैठकर चिंता कर रहे हैं, जो यहाँ का आम जनमानस चाहता था। और उसमें जहाँ हमने गैरसैंण को महत्व दिया, उसको एक केंद्र बिंदु बनाया अपने पूरे इस अभियान के लिए, वहाँ दूसरी तरफ पलायन पर भी हमने चर्चा की है और पलायन पर एक कार्य योजना तैयार करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में पहाड़ की जमीन को बचाने के लिए सख्त भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। इसके लिए लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने सख्त भू कानून के ड्राफ्ट पर कार्य करने के साथ ही भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखना होगा क्या राज्य के सख्त भू कानून लागू होगा या पारदर्शिता के साथ भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आशीष सैनी साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से। प्रांजन नौडियाल साहब हैं, सचिव भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति की ओर से। और प्रदीप कुकरेती जी हमारे साथ में है, राज्य आंदोलनकारी हैं। कैलाश जोशी जी हमारे साथ में हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से।
वापस से आपको बता दें कि अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। उससे पहले हम उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से पीसी थपलियाल साहब का रुख कर लेंगे। थपलियाल साहब, भू कानून की बात लगातार हो रही है, लेकिन भू कानून के उल्लंघन और उसे और कमजोर करने का आरोप विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाया जा रहा है। असल में सच क्या है सर, विस्तार से बताइए आप। थपलियाल साहब, आवाज मिल रही है आपको? सर अनम्यूट कीजिए आप, फिर बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही थपलियाल साहब जी। बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने बार बार सुना होगा कि सरकार जिस तरह से ये बोलती आ रही थी कि यूसीसी ला रहे हैं, यूसीसी ला रहे हैं, इसी तरह से सरकार कई दिनों से सख्त भू कानून की बात कर रही है। और जब उसको पूछा जाता है कि सख्त भू कानून क्या है तो बगलें झांकने लगते हैं। सुभाष कुमार साहब का एक जो बनाया हुआ है उसको ये सख्त भू कानून कहते हैं, जबकि उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें खाली ये है कि जिन लोगों ने जमीन यहाँ पे एक्वायर की थी किसी इंडस्ट्री लगाने के लिए और उसको अगर उन्होंने 2 साल तक उसको प्रयोग में नहीं लाए तो सरकार में वो हो जाएगी, वापस सरकार इसको ले लेगी। लेकिन जिस प्रकार से इस समय ये दिखाया जा रहा है कि सरकारें जगह जगह जिलावार, पहले तो आपने देखा कि किसी भी जिला ने रिपोर्ट नहीं दी थी मुख्यमंत्री को। इंस्पेक्ट ऑफ दैट की ऑर्डर दिया गया था कि सारे जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में देखें कि कहाँ जमीनें। उसके बाद फिर सेकंड फेज में जब और जोर से बोला गया क्योंकि हमारे राज्य की एक खास बात यह है कि हमारे यहाँ राजस्व व्यवस्था खत्म हो चुकी है, फिनिश है। कोई राजस्व, यहाँ पे तमाम जो जमीन है हमारी सब गोल्ड खातों में चल रही है और हमारी जमीनें जो कुछ भी बिकी है, जिसको ये अभी बोल रहे हैं कि हमने ले ली है, ये पूरा गुब्बारे हैं। फॉल्स एक दिखाया जा रहा है जनता को कि देखो हम काम कर रहे हैं। हम कल ही टिहरी गए और टिहरी में हमने सावरा, जिसने कि 2007 में जमीन ली थी जहां पे इन्होंने सिंगताली का पुल नहीं बनने दिया, उसने 11,000 वर्ग मीटर जमीन एक दिन में उसका लैंड यूज चेंज करके और ग्राम पंचायत की जमीन ली है। लेकिन 2 बार माननीय पांगती जी द्वारा डीएम टिहरी को रिपोर्ट लिखने के बावजूद भी वो बेचारा डीएम नीचे भेजता है और नायब तहसीलदार उसको वापस कर देते हैं। ये हम लगभग 6 साल भर 6 महीने से खेल देख रहे हैं। इस खेल में कोई भी डीएम अभी जो रिपोर्टें दी हैं तो आप पाओगे कि ये सब बैग निकलेंगी। जिस तरह इन्होंने हमारा हॉरिजॉन्टल आरक्षण बोला, दे दिया हमने तुम्हारे आंदोलनकारियों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण, और उसके बाद न्यायपालिका में अटका दिया। इसी तरह से ये जो सरकार है, ये सरकार सबसे ज्यादा आज दिन तक की अविश्वसनीय सरकार है, जिसपे भरोसा सारी जनता का उठ चुका है। ये खेल खेल रही है कि सख्त भू कानून, अदरवाइज सब जानते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि इतना वरिष्ठ नेता विनोद चमोली भारतीय जनता पार्टी का क्या कह रहा था। बहुत अच्छी बात है, हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि बंदोबस्त होना चाहिए भू कानून के पहले। बकवास, कभी नहीं। भू कानून से पहले बंदोबस्त की जरूरत होती ही नहीं है। बंदोबस्त की जरूरत होती है चकबंदी से पहले। भू कानून में तुमने क्या करना बंदोबस्त का? अब बंदोबस्त में जो करोड़ों रुपया लगना है इनके बूते के बाहर है, इसलिए ये चकबंदी भी नहीं कर पा रहे हैं और ये बंदोबस्त तो ये कर ही सकते। ये मैं आज दावे के साथ इस चैनल में कह रहा हूं। लेकिन वो कह रहे कितने अच्छे ढंग से लोगों को बेवकूफ बना करने के लिए एक से एक मॉडल इन्होंने रखे हुए हैं और वो हमें बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। क्योंकि आज की तारीख में जो जमीन का मामला है, जमीन के मामले में आप देख रहे हो कि हमारा गुमखाल है, गुमखाल में सुंदर चीड़ के बाग और वह जंगल है और उसमें हयात होटल,
ठीक है, 100 कमरों का हयात होटल बनने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल। थपलियाल साहब, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी बात को हम वापस लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार अलीगढ़ के खैर विधानसभा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी को विस्तार से सुनाते हैं। अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ में उनकी चलने नहीं थी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाठ बाढ़ के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहन और भाइयों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। जब एक और आराम से सब जुझारू नौजवान है भाई, अलीगढ़ के जुझारू नौजवान है। सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जो काम मुस्लिम लीग ने किया था, वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है, कतई सफल नहीं होने देना है। याद करिए, 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में यहां दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, बेटी और बहन की सुरक्षा खतरे में थी, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालते थे, गरीब के हक पर ये लोग उसको छीनने का कार्य करते थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नया भारत हम देख रहे हैं, यह भारत बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को उपलब्ध कराने का कार्य करता है, बिना भेदभाव के उपलब्ध कराता है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद अंतिम श्वास गिन रहा है। बहनों और भाइयों, मिशन रोजगार के अंतर्गत हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है, तो हमारा आज का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित करके रोजगार का सृजन भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, एयरपोर्ट,
ये तो बना ही रहा है। साथ साथ हर घर नल की योजना से लेकर के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कर रहा है। IIT, एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, और ये क्षेत्र तो आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर इस अलीगढ़ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब हमारे साथ में थे। थपलियाल साहब, वापस आपके पास में लौटेंगे। आपको रोका था, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद में और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मैं ये चाहता हूं कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो बहुत गंभीरता से, क्योंकि राज्य की जनता बहुत हताश और निराश है सरकार के रवैये से। क्योंकि अभी आपने देखा था कि कितने दिन पहले से मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे कि मैं यूसीसी ला रहा हूं स्थापना दिवस के दिन, लेकिन वो यूसीसी गायब था स्थापना दिवस के दिन। फिर भू कानून भी ला रहे थे, कह रहे थे हम सख्त भू कानून ला रहे हैं, लेकिन भू कानून तो आज भी लागू है। कृषि भूमि पर भू कानून आज भी लागू है। और जो इन्होंने जगह जगह नगर पालिका नगर निगम बनाए हैं वो एडवांटेज लेने के लिए कि हम इन नगरों की जो बेशकीमती जमीन है इसको माफियों के हाथ में हवाले में कर सके। मेरा मानना है कि जो हमारी कैस्ट्रियन की जमीन है, जो हमारे जंगलात की जमीन है, कैस्ट्रियन की बहुत सारी जमीन आपने देखा होगा कि पहाड़ में इन्होंने जगह जगह हमारे पुराने बसिंदे दुकानें तोड़ी। हमारे जो जहां कोई चौड़ीकरण का कोई सवाल ही नहीं उठता, पोखरा में जाकर इन्होंने हमारी दुकानें तोड़ दी। हम कहाँ गाड़ी, हम वहां घोड़ा नहीं चला सकते, हम गाड़ी नहीं चला सकते, हम रिक्शा नहीं चला सकते। एकमात्र हमारा ये दुकानदारी चलाने वाला, वो भी इन लोगों की नजर लगी और इन्होंने वो तोड़े। चोपता में तोड़ा, चोपता में महिलाएं रात में जाकर इन लोगों ने तोड़े। और वो इनका पूरा एक षड्यंत्र है यहाँ की बेशकीमती जमीन को माफियों के हाथ में सौंपने के लिए। और इनके पास बहुत सारी जमीन है सरकार के पास, और जो अभी दिखावा कर रहे हैं ये उस जमीन का कर रहे हैं जो जनता की अपनी जमीन है। और अपनी जमीन में जहां कहीं भी बिका, वहां भी बहुत बड़ा घपला चलेगा। अभी वो नौटंकी चलेगी। अगर जो सामने से देख पाएंगे वो देखेंगे कि पूरा खेल फरुका, लाओ पैसे तुम्हारा ठीक चैनलाइज करते हैं, लाओ पैसा लाओ तुम्हारा चैनलाइज करते हैं। ये धंधा चलने वाला है, क्योंकि ये सरकार की इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में डूब चुकी है कि अगर हम सैन्य नाम की बात करते हैं, पूरे कागज पत्र पेश करते हैं, पूरे उसके बावजूद भी जब विजिलेंस जज बोलता है कि भाई 8 तारीख तक जवाब दो, तो वो मंत्री बना रहता है। जो मंत्री पूरा आपने देखा होगा कि नकल पूरा अवैध भर्तियां के लिए जिम्मेदार था, जिसने विधानसभा में अवैध भर्तियां कराई, वो बहुत बड़ा मंत्री, ताकतवर मंत्री बनकर हमारे सिर पर बैठा हुआ है। हम पूछते हैं, मतलब किसी भी तरह से सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं लगती, जवाबदेह नहीं लगती, ये चिंता का विषय है। और वहां पे जिस तरह से ये हमें गुमराह कर रहे हैं, आज इस समय केदारनाथ में जो चल रहा है, उस केदारनाथ की जो लड़ाई को देखते हुए हम चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री, देखिए अब वहां पे मुख्यमंत्री को केदारनाथ की कसम खानी पड़ी। कितनी बड़ी बात है, उत्तराखंड की राजनीति कहां गिर चुकी है कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैंने कोई बाबा केदार को दिल्ली ले जाने का कोई मैंने काम ही नहीं किया। और हम सब ने देखा कि किस तरह से बाबा केदार का वो इनॉग्रेशन दिल्ली बुराड़ी गांव में कर रहा था मुख्यमंत्री। उस दिन हमारी शैला रावत, जिसके ऊपर आज ये वोट मांग रहे हैं, उसकी बॉडी जल रही थी और मुख्यमंत्री वहां केदारनाथ का बुराड़ी में इनॉग्रेट कर रहा था और बोल रहा था कि ये केदारनाथ से एक शिला ला रखी है यहाँ पे और ये शिला भी यहाँ पे रखी जाएगी। आज हम शिला बोल रहे हैं, वो बोल रहे कौन सी शिला, बताइए शिला। यूके जो उनका बद्रीनाथ मंदिर समिति का चेयरमैन है, वो इस तरह के जवाब दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, कहाँ है उसका जवाब नहीं। तो ठीक है, ठीक है, अभी सारे जवाब लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जपेल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कबला साहब, इनसे जानेंगे और भी चीजों को। बाकी के मेहमान पहले से ही चर्चा में बने हुए हैं, सभी के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। सशक्त भू कानून को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रांजन नौडियाल साहब हैं, सचिव भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति की ओर से। नौडियाल साहब, जल्दी से हम जानना चाहेंगे कि देखिए, सरकार कह रही है कि हम भू कानून को और सशक्त बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोगों को उनका हक मिल जाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि संतुष्टि क्यों नजर नहीं आती, चाहे वो आपकी संघर्ष समिति हो या उत्तराखंड की जनता हो, और या विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि ये तो और कमजोर कर रहे हैं। क्या वजह है आखिर? अनम्यूट सर, पहले हाँ, बोलिए सर। मेरे ख्याल से बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आपने मुझे इस विमर्श में जोड़ा, और सभी जो आपके साथ साथी जुड़े हैं हमारे, उन सबको भी मेरा प्रणाम। देखिए, ये तो विश्वास का मामला है, और इसलिए है कि पिछले 24 सालों में इस विश्वास को, यहाँ के मूल निवासियों के विश्वास को केवल तोड़ा गया है। यहाँ पर एक भी ऐसी चीज नहीं हुई है कि मूल निवास को लेकर या तो जो है सरकार में या राष्ट्रीय दलों ने अपनी स्थिति क्लियर करी हो, अपनी स्थिति साफ करी हो, या भू कानून को लेकर किसी भी प्रकार से कोई इस तरीके का भू कानून, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि देश में विभिन्न राज्यों में जब हिमाचल अपने यहाँ एक सशक्त भू कानून लागू कर सकता है, यशवंत सिंह परमार जैसे उनको एक विजनरी लीडर मिल सकते हैं और वो अपने यहाँ एक बहुत ही मजबूत भू कानून लागू कर सकते हैं। हम उत्तर पूर्व में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिक्किम वगैरह ने अपने आप को 371 पे अपने आप को संरक्षित किया और अपनी जमीनों को बचाने के प्रयोजन किए। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हमारी सरकारों के पास जो है इस तरह के या तो पॉलिटिकल विल की कमी है, या उनके पास ऐसे ऑफिसर्स नहीं है, या जो कानून के जानकार नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार नहीं है, जो अपने यहाँ जो है एक मजबूत भू कानून नहीं ला सकते हैं। बजाय इसके उन्होंने लगातार इस प्रदेश में भू कानूनों को लचर किया है। पहले जो है 500 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर के जो बाध्यताएं जो है दो सरकारों ने, कांग्रेस और बीजेपी में क्रमशः लाई गई थी, उसमें आप देखेंगे कि निकाय के विस्तार जब होते हैं तो वो कानून लचर छोड़ दिए गए, ढीले छोड़ दिए गए, और निकायों को जब भी विस्तार होता है तो आप देखते हैं कि जमीन जो है खरीद फरोख्त के लिए खुली छोड़ दी जाती है शहरों में। तो हम तो जो डिमांड कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, हम जो ये बात कह रहे हैं बार बार कि एक तो जो 143 जो धारा है उसमें जो जमीन का लैंड यूज चेंज करने का प्रावधान है, उसको तुरंत प्रभाव से अभी जो है कैबिनेट की बैठक बुलाकर एक अध्यादेश लाकर 143 में प्रावधानों में जो चेंज किया गया है, जो बाध्यताएं जो पहले थी, यानी 2 साल के अंदर अगर इंडस्ट्री को दी गई जमीन पर वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो जमीन वापस सरकार को चली जाएगी, उसको जो खत्म किया गया। और जो जिस प्रयोजन के लिए जमीन ली जाए उसके इतर अगर उसका उपयोग होता है तो भी वो सरकार में निहित हो जाएगी। ये दोनों प्रावधान जो खत्म किए गए ये वापस लाने चाहिए। 154 में जो 12.5 एकड़ भूमि की जो है बाध्यता थी इंडस्ट्री के लिए, वो जो प्रावधान खत्म किया गया उसको वापस लिया जाना चाहिए। कृषि भूमि की जो खरीद फरोख्त है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। किसी भी प्रकार से कृषि भूमि, पहाड़ों पर जो भूमि है उस पर जो है किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त पर अभी फिलहाल तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। और ये रोक धीरे धीरे जैसे जैसे हम इवैल्यूएशन करेंगे सिचुएशन का, उस हिसाब से उस ठीक है। प्रदीप कुकरेती जी का रुख कर लेते हैं। अब राज्य आंदोलनकारी है प्रदीप जी। राज्य आंदोलनकारियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और भू कानून के लिए भी कई सारे लोगों ने कई सारे बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया और बड़े बड़े आंदोलन कराए गए, लेकिन अब सरकार ने इसको लेकर एक सख्त कदम उठाने की बात कह दी है। लेकिन सर, विश्वास नहीं हो रहा। क्या आंदोलनकारी सरकार के इस कदम से संतुष्ट हैं? क्या वो आश्वस्त हैं कि सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है और अब उत्तराखंड वासियों को उनका हक जो है वो मिल जाएगा? अनम्यूट कीजिए सर, पहले अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। सर्वप्रथम तो मैं गरिमा जी में ये बताऊं कि 24 वर्षों के बाद इस बात का दुख है कि 24 वर्षों के बाद हम अपने कानून पर पुनः चर्चा कर रहे हैं। 24 वर्षों के बाद हम रजत जयंती में प्रवेश कर चुके हैं। जो काम प्रदेश बनने के गठन के 2 या 3 वर्षों के अंदर होना चाहिए था, स्थायी राजधानी, सशक्त भू कानून, रोजगार नीति, परिसंपत्तियों का बंटवारा और अपनी जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का किस तरह से स्टैंडर्ड ढांचा होगा, इससे बड़ी बात क्या होगी? किसी भी सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस ने हो, उत्तराखंड में सबसे बड़ी कमी यह है कि एक तो राजधानी तय नहीं कर पाए। दूसरी बात, 24 वर्षों में हमारा जो कैडर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ नहीं है, वो दूसरे कैडरों में काम कर रहे हैं।
हमारे यहाँ अगर आप ढंग से किसी दिन आज पे समीक्षा करिए, इस पे आप एक पूरी पत्रकारिता को एक दिन के लिए आप, मैं निवेदन है मेरा चैनल से कि एक दिन ये पता करें कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने आईएएस हैं, कितने उत्तराखंड के कैडर के हैं और कितने जो है जो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आए थे और कितने कैडर। दूसरी बात, भू कानून की अगर मैं बात करूं तो भू कानून में ये जनता का ही दबाव है, ये जन आक्रोश ही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को बार बार बयान देना पड़ता है, नियम कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे वो किसी न किसी तरह से एक एक चीजें निकल के आ रही हैं, निश्चित रूप में जो अच्छी चीज होगी उसका स्वागत किया जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9 जिले विशेषकर पहाड़ के, उन पहाड़ के जिलों पे भी लोगों ने जो है अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। देहरादून, हल्द्वानी, आपने उधम सिंह नगर, हरिद्वार, आप उसको देखिए कि किसी को तो इतना दिल खोल के भूमि दान की जा रही है, कहीं जो है नदियों का एनक्रोचमेंट नहीं रोका जा रहा है। दूसरी बात, इसमें सरकार को, धामी जी अगर आज इस सशक्त भू कानून की नींव रखते हैं, उससे पहले उनको एक काम करेंगे, लोग उनकी बातों पे यकीन मान जाएंगे। पहले 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी का कानून को रद्द करें, सर्वप्रथम उन्हें वो रद्द करना चाहिए कि कहीं ना कहीं विश्वास जीतना होगा जनता का। लेकिन अगर वो इस काम को कर देते हैं तो इन 10 मुख्यमंत्रियों में से उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है कि एक युवा मुख्यमंत्री ने इस पर हिम्मत जताई है। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में हैं जपेंद्र सिंह जी, जुड़ चुके हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जपेंद्र जी, आप थोड़ी सी देरी से आए, बहुत स्वागत आपका भी। जपेंद्र जी, आपने सभी की बातों को भी लगभग सुन ही लिया होगा, बड़ी नाराजगी हो और सबसे बड़ी बात मंशा पर ही सवाल उठ रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि सर ये तो और कमजोर करने का काम करें, जबकि सरकार कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड वासियों को उनका हक मिल जाए, भू कानून और मजबूत हो जाए। आपने यूसीसी के बाद प्राथमिकता भू कानून को दिखाई, फिर विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? चाहे प्रांजल जी हो, प्रदीप जी, आपने सबकी बातों को सुन लिया होगा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि भू कानून को लेकर सरकार सख्त नहीं है या सरकार के काम में। आपने पहले कहा है, इसके बाद भेजता हूँ, पहले कहा है कि जन भावनाओं को देखते हुए सशक्त भू कानून की तरफ सरकार बढ़ रही। अब जिस तरह से हमारे सभी वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार भूमि की खरीद फरोख्त के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाती है तब भी सरकार का विरोध होता है, सरकार नहीं रोक लगाती तब भी विरोध होता है। तो सीधा सा उसमें एक सवाल ये भी बनता है कि पर्वतीय जनपदों के अंदर भूमि को खुर्द होने से बचाने के लिए, भू माफियाओं की वहां एक्टिविटीज को रोकने के लिए जिस तरह के कानून की आवश्यकता है, उस तरह के कानून के लिए निश्चित तौर पर कार्य शुरू हो चुका। समय समय पर जो सुझाव आते हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए साथियों के सुझाव आए, बुद्धिजीवियों के सुझाव आए, क्षेत्र की जनता, पर्वतीय जनपदों के निवासियों के सुझाव आए, सभी के सुझावों का भी संज्ञान लिया जाता है, सम्मान किया जाता है और उसके अनुरूप योजनाओं को अमली जामा पहनाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाता है। अब भरोसा नहीं जीत पाए, ये हम इससे सहमत। सरकार के अगर पिछले कार्य देखें तो सरकार अपनी तरफ से सभी कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती है। ठीक है, आपकी शिकायतें हो सकती हैं, आपकी शिकायतें सिर माथे पर, आपको शिकायतें करने का अधिकार भी है और आपकी शिकायतों के अनुरूप उनके निराकरण की दिशा में सरकार के जैसे कदम बढ़ने चाहिए उसी दिशा में सरकार के कदम बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सरकार आप ही के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उत्तराखंड की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। उत्तराखंड की जनता की समस्याओं के निराकरण के जपेंद्र जी, ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से। जपेंद्र जी, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हैं, अब उनको भी जोड़ लेते हैं। आशीष सैनी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। आशीष जी, कांग्रेस की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी जपेंद्र जी, माफी चाहती हूँ, आपको रोका क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आशीष जी को सुन लेते हैं, वापस लौट आएंगे आपके पास में। आशीष जी, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कानून को रद्द करने की बात की गई है, प्रदीप जी ने बड़ी अहम बातें कही हैं। क्या आखिर सरकार चाहती है? एक तरफ प्राथमिकता इतनी तेजी के साथ में कि यूसीसी के बाद वो भू कानून की ही बात कर रहे हैं, फिर आखिर मंशा पर आप सवाल कैसे उठा रहे हैं जब सरकार पूरी सख्ती के साथ में इस पर काम कर रही है? तो देखिए, मैं 2 लाइन कह के अपनी बात शुरू करूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये कारवां क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। आज उत्तराखंड में तीसरी बार और लगभग 7 या 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों को ग्रहण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी। बीजेपी के नेता
उकसाने वाले बयान देते हैं, जब कोई कानून लागू करते हैं तो पहले तो छाती पीट पीट कर साल 6 महीने तक उस पर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि अब जनता उस पर सवाल पूछने लगी है और माहौल तैयार हो गया है, तब उस कानून को लागू करते हैं। बीजेपी किसी भी योजना को, किसी भी घोषणा को तब लागू करती है जब उसको कोई उसका राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा हो। तो आज के समय में, आज की तारीख में जो माहौल पूरे प्रदेश में है, निकाय चुनाव कराते हुए सरकार डर रही है, लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं, कभी परिसीमन के नाम पर, कभी किसी नाम पर। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि बीजेपी के पास अनुकूल माहौल नहीं है, तो भूमि कानून का एक पुलिंदा लेकर बैठे हुए। मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूं आपके माध्यम से कि भूमि कानून जो एनडी तिवारी जी द्वारा बनाया गया, और मैं स्वीकार करता हूं कि जो त्रिवेंद्र रावत जी ने जो संशोधन किया वो भी ठीक किया, उसमें ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसमें आपको आपत्ति है? अभी हमारे मित्र जो बैठे हैं इन्होंने बताया कि जो नगरीय क्षेत्रों में जो खेतों को शामिल कर दिया जाता है, गांवों को शामिल कर देते हैं, उन गांवों की जो खरीद फरोख्त हो रही है उसमें जो भूमि माफिया एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये इनका आपत्तिजनक जो आपत्ति है, बिल्कुल सही आपत्ति है। आप केवल सरकार ये कहे कि जो नगर निगमों में खेती की जमीन शामिल की जाएगी उनकी 143 यानी भूमि उपयोग परिवर्तन नहीं करेंगे। सरकार ने कोई अभी लाई नहीं है, एक प्रावधान है, आप ला सकते हैं, उसको मान लिया जाएगा, कौन क्या दिक्कत है। लेकिन इस सशक्त भू कानून ये एक माहौल तैयार करने के बाद लास्ट में क्या निकलता है? खुदा पहाड़ और निकली चुईया। वो स्थिति जैसे यूसीसी कानून में हुई, पूरा तामझाम चला के रखा, यूसीसी ला देंगे, दीवारें ऐसे कर देंगे, उत्तराखंड ऐसा कर देंगे, ये हो जाएगा। लास्ट में क्या निकला कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना, ये निकल के आता है। सरकार की मंशा पर इसलिए सवाल है, ना तो सरकार के पास दूरदर्शिता है, ना ही सरकार के पास वो विजन है जिसमें उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए किस प्रकार लोगों ने संघर्ष करके अपनी जान तक देकर भी उत्तराखंड राज्य को बनाया। और उत्तराखंड राज्य के डेवलपमेंट का सवाल केवल एक शब्दों में था कि यहाँ की जवानी और यहाँ के पानी को रोककर उत्तराखंड को सशक्त बनाना है। क्या उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने एक कदम भी उठाने का काम किया? तो उसमें जवाब आएगा कि कोई ऐसा काम नहीं किया है। भाजपा केवल धार्मिक ध्रुवीकरण पर, हिंदू मुस्लिम पर और तमाम गोलगप्पे खा कर ही सरकार बनती है। यहाँ यथार्थ की कोई बात नहीं होती, काम की कोई बात नहीं होती। इसीलिए आज दूसरी सरकार जिसमें पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने, आज भी ये सरकार फेल होने का कारण क्या है? बीजेपी में कोई ऐसा विजन है ही नहीं। बात भी किससे करे, किससे विरोध करें, किससे पक्ष करें, बीजेपी से ही लेंगे। तमाम झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप जवाब बीजेपी से लेंगे। जपेन जी, बस एक अधिवक्ता हमारे साथ में कैलाश जोशी जी काफी देरी से हैं, उनको भी सुन लें, उसके बाद में आपके पास में ही सीधा आती हूँ मैं। कैलाश जोशी जी, बहुत स्वागत आपका भी। अधिवक्ता है हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हाईकोर्ट की ओर से। कैलाश जी, एक तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं और सरकार सख्ती के साथ में प्राथमिकता दिखा रही है भू कानून को लेकर। सर, कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या बदलाव चाहिए आखिर? अनम्यूट कर लीजिए पहले सर, उसके बाद बोलिए। आवाज आ रही? हाँ जी सर, बोलिए। धन्यवाद गरिमा जी, आपने मौका दिया। मैं ये कह रहा था कि कानून तो पहले भी थे, लेकिन 2018 में जो एक कानून त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लाए, अनलिमिटेड लैंड परचेज करने का बाहर के लोगों के लिए, उद्योगों के लिए, तो वो सबसे खतरनाक रहा। और उसने क्या किया कि यहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड, वैसे तो एग्रीकल्चर कोई पॉलिसी है ही नहीं स्टेट की, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं बदर खेत जो छोटी मोटी भी, तो कहीं बदर रहे हैं, कहीं जो है और जानवर खराब कर रहे हैं, उसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं है कि यहाँ खेती कैसी हो। और जब लैंड परचेज करने की बात आई तो उसने किया, उद्योगों के लिए बात कही, तो वो किसके लिए था? यहाँ के लोगों ने खरीदनी नहीं थी, वो तो बाहर के लोगों के लिए खरीदने वाली बात थी। तो सबसे पहले तो 2018 का जो कानून है, उसका भू कानून, उसको रद्द किया जाए। फिर उसके बाद में 2022 में कानून लेके आया कि मान लिया किसी ने स्कूल के लिए वहां पर कोई रिजॉर्ट बना रहा तो वो ले जाए। तो सवाल ये है कि ये क्यों, मतलब ये किसकी लिखे? जब तक बंदोबस्त, और एक बात है कि बंदोबस्त को लागू किए जाने की जरूरत है, और दूसरा यहाँ के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है।
ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, तब तक आपकी आवाज को ठीक किया जा रहा है। जपेंद्र जी के पास में वापस चलते। जपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे आशीष जी के जवाब में। आशीष जी के जवाब में अपने आप ही एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ तो आशीष जी ने ये माना कि सरकार दोबारा चुनी हुई है, तो क्या कोई सरकार दोबारा बिना भरोसे के ही चुन ली जाती है? उत्तराखंड की धोखा देकर सरकार की आशीष जी ऐसे नहीं, बीच में जनता का विश्वास सरकार के ऊपर, और भू कानून जनता की मांग है। परवर्ती आपने उसे भी नकार दिया कि भू कानून सरकार कानून बनाती है। सरकार का काम होता है जनता की मांगों के अनुरूप योजनाएं बनाना और काम करना। आज पर्वतीय जनपदों की जनता सशक्त भू कानून की अगर मांग कर रही है तो सरकार ने उस मांग को स्वीकार किया है, सम्मान दिया है। अब वो कानून किस तरह का होना चाहिए, उससे पर्वतीय जनपदों की भूमि को किस तरह से भू माफियाओं के चंगुल से बचा के रखा जाए, जन भावनाओं का भी सम्मान हो और एक तरफ विकास भी निरंतर चलता रहे। पर्वतीय जनपदों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, पर्यटन को लेकर, उस योजनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है, ये सरकार का काम होता है। सरकार अपना काम कर रही है। अब अगर सरकार के किसी कार्य को लेकर कहीं कोई शंका है या सुझाव है तो सरकार समय समय पर आंदोलनकारियों के, हमारे पर्वतीय जनपदों में बुद्धिजीवियों के, सभी के सुझावों का भी स्वागत करती है, उसे अपनी योजनाओं में शामिल करती है, उनके अनुसार योजनाओं में परिवर्तन भी लाया जाता है। तो सशक्त भू कानून के साथ साथ पर्वतीय जनपदों के प्रत्येक मुद्दे को सरकार प्राथमिकता से अपनी योजनाओं में ले रही है और भविष्य में इसका असर भी नजर आएगा। मुख्यमंत्री अगर कहते हैं तो निरंतर उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, आपके सवाल है, आपके सवालों को हम सहर्ष स्वीकार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और उनके अनुसार उनके आपके सुझावों का सम्मान भी किया जाता है। तो सरकार का एजेंडा क्लियर है, सशक्त भू कानूनों के साथ विकास का पहिया निरंतर चलता रहे और उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों और मैदानी जनपदों में सामंजस्य बना रहे, विकास निरंतर जारी रहे और उस विकास का लाभ प्रत्येक उत्तराखंड वासी को मिले। यह सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली में शामिल है और इसी के अनुसार और इसी का अनुसरण करते हुए भविष्य की योजनाओं का लाभ समस्त उत्तराखंड वासियों को मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड वासी भी कम से कम आपकी बात से संतुष्ट होने चाहिए। चलो ठीक है, आपने पहले जवाब में कहा था कि उन्हीं के मर्जी से हम सरकार में है, सत्ता में है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कम से कम अब जिन समस्याओं को लेकर बात हो रही थी उन समस्याओं का संपूर्ण निराकरण अगर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। प्रांजल जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। प्रांजल जी, अभी आपने जपेंद्र जी को सुन लिया, उनकी ओर से आश्वासन ही नहीं दिया गया बल्कि वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि चीजें बिल्कुल ठीक ट्रैक पर चल रही हैं, लेकिन फिर आखिर क्यों अभी भी संघर्ष समितियां लगातार आंदोलन कर रही है? मैंने देखा अभी कुछ दिनों पहले भी हरिद्वार में भी एक लंबी यात्रा निकाली गई, तो इस सब के पीछे क्या वजह है? अनम्यूट सर, अनम्यूट। गरिमा जी, देखिए, वजह बिल्कुल साफ है कि सरकारों पर किसी प्रकार का विश्वास अब जनता को नहीं रह गया है। इसी वजह से वो अब सड़कों पे आ रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बाबा केदार की ही झूठी कसम खा ले रहे हैं और जो है फिर वो सोच रहे हैं कि जो है जनता उन पर विश्वास करेगी। ये अब प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। इसीलिए हम जो बार बार कह रहे हैं, ये बड़ा सीरियस विमर्श है, ये बड़ा जो है गंभीर विषय है जिसको बहुत हल्के में जो है पहले कांग्रेस ने लिया, अब बीजेपी ले रही है और लगातार जो है इस प्रदेश में जमीनों को कुर्द कर रही है। अभी आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट का एक मामला जमीन का सामने आया जिसमें एक जमीन जिसकी जो है सरकारी वैल्यू जो 2700 करोड़ रुपए बताई जा रही है और जिसका जो है असल में जो वैल्यू है वो 30,000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है, जिसको केवल समतल करने और ठीक करने में गवर्नमेंट ने 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसको 15 साल के लिए एक कंपनी को लीज पे दे दिया गया है 1 करोड़ पर ईयर के जो है उस पे वैल्यू पर। तो 1 करोड़ रुपए पर मंथ आएंगे, 15 साल में 15 करोड़ आएंगे। वो जमीन जिसे ठीक करने के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। जो जमीन जिसकी वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए की है, वो जमीन जिसके आसपास
आसपास के लोग जो है गांव में जा नहीं पा रहे हैं। उस जो कंपनी को दिया गया है उसने वहां बैरिकेडिंग लगा दी है, लोगों से वहां 400-500 रुपए तक जो है उसको जाने के लिए वहां से टैक्स वसूला जा रहा है, पैसे वसूले जा रहे हैं। जब आप सरकारों को उनके ऊपर छोड़ देते हैं, उनको बहुमत दे देते हैं, उसके बाद उनके अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो ऐसे ही 2018 वाले जमीनी कानून लाते हैं। इसी प्रकार से वो जो है पूरे जमीन के कानूनों को पूरी तरीके से प्रदेश से खत्म करते हैं। इसी प्रकार से 2023 में जो बची खुची बाध्यताएं थी वो धामी सरकार के दौरान जो है इसमें खत्म कर दी गई। हम अभी ऋषिकेश में एक महारैली कर रहे थे, उस दौरान हमें पता चला कि जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के नाम पर एक बड़ी कंपनी को एक जमीन दी गई ऋषिकेश टालवाला में, और वो प्लॉटिंग करके उसे बेच रहे हैं। अभी उस पर भी हम आरटीआई लगाएंगे, उसमें बहुत जल्दी जो है उस पर चीजों का खुलासा होगा कि किस प्रकार से वो जमीन दी गई, किस प्रकार से उसका, और ऐसी बहुत सी जमीनों के मामले हैं इस प्रदेश में। हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से नाकाम सरकार है। पहले जो है कांग्रेस ने इसमें खुर्द-बुर्द करे, मूल निवास को पूरी तरह से इस प्रदेश से खत्म किया, और अब हम बीजेपी को देख रहे हैं कि लगातार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इंडस्ट्री के नाम पर वो एमओयू साइन करके, मैं बार बार कहता हूं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल नहीं होता है, लेटर ऑफ इंटेंट होता है। जब तक आप ये साइन नहीं करेंगे कि किस प्रकार से कंपनियां उस जमीन का यूज करेंगी, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अंडरस्टैंडिंग के नाम पे आप किसी भी चीज के लिए जमीन ले लीजिए और बाद में वहां पर जो है किसी भी प्रकार का उसका यूज कर लीजिए। हम ये मानते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी का मामला है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हमें भी बहुत जो है बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट लंबित है। कौशिक समिति की रिपोर्ट हमारे प्रदेश में है जो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं कि अभी सुभाष कुमार जी ने रिपोर्ट जो सौंपी है उसे पब्लिक, उसमें क्या विमर्श है, हमें पता होना चाहिए कि जो है किस जा रही है। और आपको क्या इतना समय 24 साल क्या कम होते हैं? पूरे पहाड़ों की जमीनों पर अब जो है बाहर के भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं। अब आपको याद आ रही है भू बंदोबस्त, आप देखिए इतने लंबे समय से इस प्रदेश में लटका हुआ है। 40 सालाना बंदोबस्त था, 2000 मतलब प्रदेश बनते ही भू बंदोबस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 24 साल से भू बंदोबस्त भी लटका हुआ जो है। कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल जो है हमारे पास एक प्रोग्राम नहीं है कि हम किस प्रकार से प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। हम क्या केवल इंडस्ट्री, पहाड़ी प्रदेश है, क्या हम मैदानों में लगी हुई इंडस्ट्री के भरोसे बैठे रहेंगे? किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार के पास एक प्लान है कि हमें किसी भी तरीके से भूमाफियाओं को यहां पर कब्जा देना है, उसके थ्रू हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलाना है, पैसे से राजनीति में आना है और उसी से जो है अपने चुनाव लड़के जीतने हैं। मलिन बस्तियां यहां पर नदियों के किनारे, इतना फ्रेजाइल इकोसिस्टम के होने के बावजूद जो है नदियों के किनारे मलिन बस्तियों को बसाया जा रहा है। उनके नियमितीकरण की लगातार मांग उठ रही है। यहां का मूल निवासी यहां पर 100 गज की जमीन लेने की उसकी हैसियत नहीं है, और आप जो है कहीं से भी कोई भी आ रहा है, बस्तियां बसा रहा है, और आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वहां आप जो है उनको जो है जमीनें दे रहे हैं भूमाफियों को। आप जो है ठीक है, जपेन जी से भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आशीष सैनी जी को एक बार फिर से सुनेंगे। आशीष जी, कांग्रेस के पास भी वक्त था, ऐसा नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर का मौका मिला, लेकिन उस दौरान भू कानून का कोई संपूर्ण निराकरण आपकी ओर से क्यों नहीं किया गया? आज बहुत सारे सवाल हैं। आज जब सरकार कदम ही उठा रही है, भले ही वो बात कर रहे हैं कम से कम उस मुद्दे को लेकर जिसको लेकर राज्य का गठन हुआ था, तब आपत्तियां बहुत सारी हैं, नोटिस से भी ऐतराज कांग्रेस को है, लेकिन जब आपके पास मौका था तब आपने क्या किया? अभी प्रांजल जी ने भी उस बात को स्वीकारा कि कम से कम कांग्रेस भी कुछ कहने लायक नहीं है इस पूरे मामले में। देखिए, प्रांजल जी ने जो बात कही है, और जो एनडी तिवारी जी की सरकार में जिस भूमि कानून को लाया गया, उस जो समिति के सुझाव थे वो उससे पूर्व में भगत सिंह कोश्यारी जी की सरकार में वो समिति अस्तित्व में आई थी, लेकिन जो लागू हुआ भूमि कानून से में वो अपने आप में पर्याप्त था। उसमें केवल मात्र इतना संशोधन हुआ है, केवल 500 मीटर से घटाकर आवासीय को 250 मीटर किया गया, बस। इसके अलावा भूमि कानून को लेकर आज ना तो बीजेपी के पास कुछ नया मसाला है। जो सुझाव अभी प्रदीप जी ने भी दिया कि जो शहरी क्षेत्रों में जब नगर निकाय का विस्तार करते हैं तो जो खेती की जमीन आ रही है उसको लेकर अलग नोटिफिकेशन की आवश्यकता है। मैं उस बात से सहमत हूं, उसे लाया जाना चाहिए, और जो संशोधन आप चाहते हैं वो लागू होने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, और जो एक्चुअल सवाल है वो यही है कि ऐसा क्या संशोधन है जो आप वर्तमान भू कानून में लाना चाहते हैं? आप चाहते क्या है वो बता तो दीजिए। कि सिर्फ एक शब्द कि सशक्त ला रहे हैं, सशक्त ला रहे हैं, सशक्त ला रहे हैं, ला कुछ नहीं रहे। तो आप पहली बात तो ये बताइए आप लाना क्या चाहते हैं। और वक्त बहुत कम है, जल्दी से जपेन जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए। जपेन जी, आप प्लीज उनको सुन लीजिए। आशीष जी, सवाल बहुत सारे हैं। जपेन जी, आपने सुने होंगे लगभग सभी सवालों को, बोलिए सर। देखिए,
चीजों को भ्रमित करना और उसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, ये कांग्रेस का एक पुराना शगल है। 2002 से लेके 2007 तक जिन नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार की बात हो रही है, भू कानूनों को लेकर मांग तब भी थी, लेकिन काम जीरो हुआ, नहीं ध्यान दिया गया। चलिए ठीक है, आप नहीं मानेंगे और मैं मनवाना। सर प्लीज आशीष जी सुन लीजिए प्लीज जल्दी से, और जपेन जी प्लीज थोड़ा जल्दी कंप्लीट कीजिए। आशीष जी आपस में बहस नहीं करनी, अभी वक्त हो गया, प्लीज जल्दी से कंप्लीट करने दीजिए उनको। ये कांग्रेसी तो बताइए ना, कीजिए अभी आपको सुनने का समय है तो शांति से सुनिए। कौन सी मांग लागू नहीं की गई और आप क्या लागू करने जा रहे हैं, बताइए बस। जब आपकी दुष्टि आप लोगों की कमी है, मैंने जो सवाल पूछा है मेरा जवाब। ठीक है जपेन जी प्लीज आप लोग प्लीज देखिए, इस तरीके से बात नहीं करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी है, मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। देखिए, जमीन को बचाने के लिए सशक्त भू कानून की जरूरत है और जिसके लिए लगातार सरकार की ओर से बड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहा है और लगातार सवाल उठा रहा है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।